हेलो विद्यार्थी, लॉकडाउन 4 चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन 4 के दरमियान में जो हमने या लॉकडाउन के दरमियान में जो हमने सामाजिक विज्ञान के वीडियो लोड किया है, विद्यार्थी निश्चित रूप से अध्ययन करेंगे। पुनः उच्च विद्यालय के विद्यार्थी तो निश्चित रूप से 2, 4, 10 बार पढ़ रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। विद्यार्थी लाइक करें या न करें, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करने से दूसरे विद्यार्थी को भी फायदा हो जाएगा, दूसरे विद्यार्थी भी इसका अध्ययन करेगा, क्योंकि लॉकडाउन सभी के लिए है। इसलिए आज हम विद्यार्थियों को 10 क्लास के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान का दूसरा विषय ज्योग्राफी भूगोल के जल संसाधन की चर्चा करेंगे। जल संसाधन में विद्यार्थी अगर थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे, किताब देखेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें फ़ायदा अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में विद्यार्थी बहुत ज़्यादा जानते हैं, थोड़े सी की जानकारी की ज़रूरत है। तो इसमें जल स्रोत है, जल स्रोत मतलब जल कहाँ कहाँ से किस किस रूप में पाया जाता है, इसकी जल स्रोत है। जल की उपयोगिता की चर्चा होगी, जल चक्र की चर्चा होगी। जल अधिक नदी में पाया जाता है, इसलिए नदी घाटी परियोजना की चर्चा होगी। हालांकि नदी घाटी परियोजना की चर्चा तो शक्ति संसाधन में सबसे विस्तार से किया जाएगा, लेकिन उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो जल स्रोत क्या है? अच्छा, फिर चर्चा होगी जल संरक्षण। जल की कमी है, इसलिए संरक्षण। जल प्रदूषित हो रहा है, इसकी भी चर्चा की जाएगी। तो जल स्रोत क्या है? तो जल स्रोत जहाँ से जल प्राप्त होते हैं, तो वर्षा जल से प्राप्त होते हैं, भूपृष्ठीय जल है, भूमिगत जल है, सागरीय जल है। वर्षा जल जो वर्षा से प्राप्त होता है, भूपृष्ठीय जल जो भूमि के ऊपर है, जैसे नदी, नाले, सागर, तालाब या फिर कुआं, ये सभी में। और भूमिगत जल जो भूमि के अंदर है, जिसे विभिन्न प्रकार के यंत्र के माध्यम से हम निकाल करके उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये जल स्रोत है। विद्यार्थी जान सकेंगे कि विश्व के कुल जल आयतन के रूप में 96.5% सागर में जल है, जो लवणीय जल है। लवणीय जल मतलब लवण युक्त, मतलब नमक युक्त जल है, खरा जल है। और 2.5% ही मृदु जल है, जो अलवणीय जल है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी विश्व में ये 10 बड़ी नदियों में है, 10वां स्थान है इसकी। ब्रह्मपुत्र की 8वां स्थान है और गंगा की 10वां स्थान है। अर्थात विश्व स्तर पर क्रमशः ब्रह्मपुत्र का 8वां स्थान है और गंगा का 10वां स्थान है। अगर जल संसाधन के वितरण पर चर्चा करते हैं, तो विश्व स्तर पर देखा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिकता है, जल अधिक है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के रूप में कहा जाता है और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के रूप में कहा जाता है। विद्यार्थी ध्यान देंगे किन किन नदियों में कितने प्रतिशत जल हैं, इसकी एक सारणी बना करके दिया गया है। कितने प्रतिशत में जल किन किन नदियों में है, इसकी सारणी को विद्यार्थी को ध्यान में देना पड़ेगा। उपयोग में आने वाले जल भंडारण की क्षमता की अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी का प्रथम स्थान आता है। जल जो है बहुत अधिक मात्रा में सागरीय जल सागर में पाया जाता है। अगर जल की उपयोगिता पर ध्यान दें तो सारे विद्यार्थी जानते हैं जल की उपयोगिता। तो जल खाने पीने, पेयजल के रूप में, कृषि कार्य के रूप में, बड़े बड़े उद्योग को चलाने के रूप में जल की उपयोगिता किया जाता है। जल में मत्स्य पालन है, मतलब मछली पालन में जल की उपयोगिता किया जाता है। सिंचाई के रूप में तो किया जाता है। इस प्रकार से जल की उपयोगिता के बारे में विद्यार्थी खुद जानते हैं, बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं। जल आज विकास की गति में बहुत है, इसलिए इसे प्राकृतिक संसाधन इसलिए है कि इसने ये जो है प्रकृति द्वारा मुफ्त में प्राप्त है। जल के बिना जीवन अधूरा, यानी जल ही जीवन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नदी घाटी परियोजना शुरू करके बहुदेशीय परियोजना शुरू किया गया है, जो देश के विकास की गति में तीव्रता
मतलब बहुत तीव्र गति से विकास कर गया है। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना विस्तार से शक्ति संसाधन में बताया जाएगा, लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो नदी घाटी पर बांध बांध करके, नहर निकाल करके, बिजली उत्पादन करके, मछली पालन करके, नहर से सिंचाई, मतलब कार्य एक हो रहा है और अनेक उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। ऐसी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा है। इसीलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने आधुनिक भारत के मंदिरों को, मतलब देश के बांधों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। भारत में अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ है, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, सतलज परियोजना। अगर बिहार में देखा जाए तो सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना। बिहार के 3 नदी घाटी परियोजना है, सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी को तो बिहार का शोक कहा गया है, यानी कोसी नदी बिहार की पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो अपने जब वर्षा जल आता है तेजी में तो बिहार में कहर मचा देता है, प्रलयकारी बाढ़ आ जाता है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा गया। उस पर भी बांध बांध करके नदी घाटी परियोजना शुरू किया गया है। नदी घाटी परियोजना का विकास विस्तार से बताया जाएगा, शक्ति संसाधन में बार बार विद्यार्थी को बता रहे हैं। इसलिए ये नदी घाटी परियोजना बहुयामी, बहुत दूरगामी, बहुत सारे क्षेत्रों में ये विकास कर दिया है। जैसे उद्योग के जगत में, मछली पालन के जगत में, सिंचाई करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नदी घाटी परियोजना विकास ला दिया है। नदी घाटी परियोजना में ही एक नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो गुजरात में है, वहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बांधने से लोगों को काफी क्षति हो रही थी, आम जनता की काफी क्षति हो रही थी। बहुत सारे मुआवजा की मांग कर रहे थे, पुनर्वास की मांग कर रहे थे। इसीलिए वहां के स्थानीय लोगों ने ये नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया, जो दिल्ली के संसद तक गया। वो गैर संस्था वाले, एनजीओ वाले ने इस नर्मदा बचाओ आंदोलन को जोरदार से दिल्ली तक पहुंचाया। वर्तमान समय में जल संकट उत्पन्न हो रहा है। मृदु जल की दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जल दूषित होते जा रहा है, जल को दोहन कर रहे हैं। जल दूषित होने का कारण है कि बड़े बड़े नगर नदी घाटी के किनारे बसे हुए हैं और वो नगर के जितने भी मल मूत्र वाले पानी है, मल जल हैं, सभी के सभी बड़े बड़े नदियों में जा रहे हैं। इसलिए जल दूषित हो रहा है। जल दूषित होने का और भी कारण है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां जो मल जल नदी में प्रवाहित कर रही है। बड़े बड़े, जैसे कानपुर में चमड़ा उद्योग ऐसा है जो मल जल के रूप में काफी मात्रा में नदी में प्रवाहित हो रही है, कर रहा है। इसीलिए जल दूषित हो रहा है। तो इस प्रकार से जल दूषित होने का कारण है जो जल संकट उत्पन्न हो रहा है। हम सभी भी ऐसा करते हैं कि जल को दूषित कर रहे हैं। किसान भी कृषि कार्य के क्रम में विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद देते हैं, खरपतवार नाशक, फफूंदी नाशक, कीटनाशक, कुछ जहरीले खाद देते हैं, जो भी जल दूषित होने का कारण है, जो धीरे धीरे बहते बहते नदी में जाते हैं, जो जल दूषित होते हैं। तो इस प्रकार से जल दूषित होने का ये सभी कारण है जो जल संकट उत्पन्न कर दे रहा है। कहीं कहीं वर्षा भी अनावृष्टि है, कहीं कहीं अतिवृष्टि है। ये भी जल संकट, अतिवृष्टि मतलब ज्यादा वर्षा है, अनावृष्टि मतलब कम वर्षा है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में तो जल का संकट हो रहा है। तो पूरे विश्व स्तर पर देखा गया है कि वर्षा भी कहीं कम कहीं ज्यादा हो रही है। मेघालय स्थित चेरापूंजी एवं मौंसीराम में विश्व स्तर पर सबसे अधिक वर्षा होती है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज्यादा वर्षा की कमी है, जो सुखाड़ हो जा रहा है। पानी पीने का दिक्कत है।
पीने के लिए भी पानी का कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में परेशानियां हो रही है। इसीलिए भारत सरकार ने 1987 में जल नीति, राष्ट्रीय जल नीति स्वीकृत किया था। इसी को आगे बढ़ा करके संशोधन करते हुए 2002 में राष्ट्रीय जल नीति प्रस्तुत किया, जिसके कुछ नियम बनाए गए। नियम क्या बनाए गए? जल की उपलब्धता को बचाए रखना, जल प्रदूषित होने से बचाना और प्रदूषित जल को स्वच्छ करके पुनर्चक्रण करके उसके फिर से उपयोग में लाना। ये सभी के सभी राष्ट्रीय जल नीति जो 2002 में पारित किया गया, उसके अंतर्गत नियम बनाए गए हैं। तो जल चक्र क्या है? जल चक्र वर्षा जल छोटे छोटे नदी नाले होते हुए सागर में, और फिर से वाष्पीकृत होकर के मेघ के रूप में, और फिर से वर्षा जल के रूप में, इसी क्रम को जल चक्र कहते हैं। तो कहीं कहीं इतना बड़ा जल का संकट है, इतने बड़े पैमाने पर जल का संकट है, जहां पे जल को संरक्षित किया जा रहा है। जल को संरक्षित किस रूप में किया जा रहा है? तो ऊपर अपने घर के ऊपर में हौज बना करके उसको, माने टैंक बना करके उसको स्टॉक किया जा रहा है, वर्षा जल को स्टॉक किया जा रहा है, और उसको पुनर्चक्रण रिफाइन करके उसको पीने पानी दैनिक जीवन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से राजस्थान, गुजरात जैसे कई राज्यों में इस प्रकार के जल का संरक्षण किया जा रहा है, वर्षा जल को स्टॉक किया जा रहा है, भूमिगत टैंक बना करके भी वर्षा जल का उपयोग में लाया जा रहा है। बिहार में 3 नदी घाटी प्रमुख परियोजना है। बिहार के 3 प्रमुख नदी घाटी परियोजना, जैसे सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, जिसका विस्तार हम शक्ति संसाधन में करेंगे। लेकिन बिहार के होने के नाते सोन नदी घाटी परियोजना, जो सोन पर डेहरी से 10 किलोमीटर पूरा ऊपर सोन नदी पर बांधा हुआ है, जो पूरब में भी नहर निकाला गया है, जिससे सिंचाई पटना, औरंगाबाद जिला, पटना, औरंगाबाद जिला, गया जिला किया जाता है। और पश्चिम में जो नहर निकाला गया है, रोहतास, बक्सर, ये सभी सिंचाई किया जाता है। इसी कारण से बिहार के रोहतास जिला को चावल का कटोरा भी कहा गया है। सोन नदी से बांध करके, इंदरपुरी से बांध करके जो पूरब में निकाला गया है नहर, वो 130 किलोमीटर दूर तक ले गया है, पटना तक ले जाया गया है, जिससे लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। डेहरी से ऊपर 10 किलोमीटर दूर पर जो सोन नदी पर जलाशय योजना बनाया गया है, उसे बिहार विभाजन के पहले, मतलब इंदरपुरी जलाशय योजना को बिहार विभाजन से पहले कदवन जलाशय योजना के नाम से भी जाना जाता था। उसे कदवन जलाशय योजना के नाम से, उसे बारून में आकर के, फिर डेहरी में जाकर के उसे जल विद्युत तो इंदरपुरी में भी किया जा रहा है, जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। मतलब इससे बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ लिया जा रहा है, मत्स्य पालन के रूप में लिया जा रहा है, सिंचाई के रूप में लिया जा रहा है, और आवागमन की सुविधा भी सुचारू रूप से चल रहा है। इस प्रकार से ये नदी घाटी परियोजना जो है विकास में तीव्र गति ला दिया है। इस प्रकार से ये थे जल संसाधन। अगर विद्यार्थी ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे और किताब के सहारा लेंगे और इस वीडियो का सहारा लेंगे, तो निश्चित है कि वो बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर लेंगे। फिर हम अगले बार में भूगोल में ही चर्चा करने वाले हैं। अगले बार में फिर से भूगोल में हम वीडियो को लोड करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी, आप भली भांति इस वीडियो को देख करके किताब का अध्ययन करके पढ़ेंगे।